तो लोकसभा चुनाव के महापर्व का छठा चरण है। इस दौरान लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। वहीं चुनाव को लेकर कई राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं, आपको सुनवाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने के मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते। प्रधानमंत्री ने ये बात मान ली कि लिकर पॉलिसी के तथाकथित मामले में एक भी सबूत नहीं मिला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो कन्फेशन हो गया। और आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, 500 से ज्यादा जगह आपने छापे मारे। सिर्फ राजनेताओं के यहाँ नहीं, जितने बिजनेसमैन इस लिकर पॉलिसी से संबंधित थे उनके घर, उनके रिश्तेदारों के घर, उनके जानकारों के घर, उनके स्टाफ के घर, उनके मैनेजरों के घर, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर, कहाँ छापा नहीं मारा आपने? और फिर भी अगर एक सबूत नहीं मिला आपको, तो इससे ये पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा आरोप जो था वो बेबुनियाद था। अब आप ये कहें कि साहब वो एक्सपीरियंस्ड हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। 2-3 जगह ईवीएम्स के इशू है। 2-3 जगह में पीठासीन अधिकारियों को खुद ट्रेनिंग नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना। खुद कुछ हमारे एजेंट्स को नहीं मालूम है। सो इट्स हिट एंड मिस। लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपना मत डालना चाहिए। और मैं इतने ही आज के दिन यही कहूंगा, जहां जहां मत पड़ने हैं हर जगह बड़ी संख्या में लोग निकलें, जल्दी निकलें, अपने यार दोस्त को भी निकालें और मत डालें। और क्योंकि आज वोटिंग है इसलिए मैं ज्यादा अपील नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि देश उस करवट पे आके खड़ा है जहां से इसकी लंबाई और ऊंचाई का अब अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। भारत जहां जा सकता है और भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अपने में खुद निर्णायक हो। ये लोकतंत्र का महापर्व है। पूरे देश ने 5 चरण का मतदान कर लिया। छठे चरण का चुनाव जारी है। एक चुनाव के बाद 4 जून को हमारा मतगणना होगी। तो 4 जून को जब होगा तो 400 पार होगा और विपक्ष कहेगा कि मशीनें खराब थी। वो नहीं देखेगा कि उनकी इंसानी मशीन खराब है, उनका संगठन का ढांचा खराब है, उनकी नीतियां खराब है, उनका नेतृत्व खराब है, उनके नीति और कार्यक्रमों में लोगों को विश्वास नहीं है। तो भारत को बनाने के इस चुनाव में सब लोग वोट देंगे। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान किसकी बनेगी सरकार, कौन करेगा राज, ये सवाल बरकरार है। क्योंकि आपको बता दें, जैसे जैसे समय बीत रहा है, आपको ये दिग्गजों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्होंने आज अपना वोट डाला। नायब सिंह सैनी को आप देख सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आज अपना वोट कास्ट किया क्योंकि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग है। कई सारे आपको सबसे पहले बता दें, जिन 8 राज्यों में वोटिंग चल रही है उसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिग्गजों ने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे मतदान जो है आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेजेस के नए आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। 11 बजे तक की बात करें तो देश भर में 25.76% मतदान हुआ है। बांसुरी स्वराज को आप देख सकते हैं, नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। इन्होंने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह पहले पहुंची थी, मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद आशीर्वाद लेकर माता का उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली में किस तरह से स्थिति है, कैसी हलचल, क्योंकि वक्त जो है अब 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और ऐसे में हलचल जो है तेज होती जा रही है। दिल्ली में किस तरह से स्थिति, इसको जानने के लिए सीधा कमल किशोर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल। अगर बात की जाए, अब कई घंटे बीत चुके हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, लगभग 1 बजने वाला है। सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो वो बता दीजिए।
देखिए ये मैम आपको बता दूं कि वोटिंग का जो परसेंटेज है अच्छा चल रहा है। मैं 21 से 22% को जो है ना अभी तक वोटिंग हो चुकी है। लगातार जो है मतदाताओं की जो संख्या है बढ़ती जा रही है और हर बूथ के ऊपर मतदाता जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय जो है जो गर्मी का जो तापमान है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने घरों से निकलकर लोग बाहर आ रहे हैं और उसमें अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल, यानी लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और क्योंकि अब जो है 12-1 बजे का ये समय है और ऐसे में माना यही जाता है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा होती है, तपिश काफी ज्यादा है। आपसे ये जानना चाहेंगे सियासी तपिश कैसी देखने को मिल रही है? देखिए तस्वीरें बिल्कुल साफ है। यहाँ की तस्वीरें मैं इस समय नई दिल्ली क्षेत्र के कस्तूरबा नगर वार्ड में खड़ा हूँ। यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल साफ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है, एक लोग मौजूद है। मतलब क्या कहेंगे किस तरीके का आपको माहौल यहाँ पर देखने बहुत बढ़िया माहौल दिख रहा है और अच्छी वोटिंग हो रही है और अधिक से अधिक वोटिंग हो रही है और लोग बड़े उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं, अधिक मतदान कर रहे हैं। जिस समय गर्मी का जो माहौल है, गर्मी तो है उसके बावजूद भी लोग निकल के बाहर आके वोटिंग कर रहे हैं और बड़ा उत्साह है वोटिंग का। क्या आपको लगता है कि मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर वोटिंग की राष्ट्र और विकसित भारत के लिए वोट हो रहा है? कोई मुद्दा ने मुद्दे से देगा। कमल उनसे पूछिए स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे कौन किस पर ज्यादा हावी दिख रहे हैं? स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय जो मुद्दे किस पर हावी ज्यादा होते हुए दिख रहा है। जो ये लोकसभा का चुनाव होता है वो राष्ट्र और देश के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों के लिए होता है। इसलिए देश और राष्ट्र के लिए लोकसभा का चुनाव है, इसलिए वोट देश और राष्ट्र के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता जब भी चुनाव का जब प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ पर भी मुद्दों की भी बातें करते हैं? हाँ करते हैं, जरूर करते हैं। अभी आपने कहा ना जो अलग राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं आप और चुनाव मुद्दों की बात करते हैं, दोनों अलग अलग है। नहीं दोनों अलग नहीं है। लोकसभा का कमल उनसे ये भी पूछेगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन चलाया जेल का जवाब वोट से, उसका कितना असर दिख रहा है जनता के बीच? आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जेल का जवाब वोट से मांगा था, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे उस आदमी के लिए जो अपने आदमियों को पिटवा दे घर में आकर? उस आदमी के लिए क्या बोलेंगे जो अपनी सांसद को पिटवा दे? उस आदमी के लिए क्या बोले जो ईमानदारी की बात करके बेईमानी का आकंड भ्रष्टाचार में डूबा, उसके लिए क्या बोलोगे आप? शब्द भी कम पड़ गए हैं, इसलिए उन लोगों को न बोलना ही बोलना हो गया। यानी कमल जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुना जा रहा था स्वाति मालीवाल का भी चुनाव से ठीक पहले, वो जनता के बीच पहुंचता हुआ दिख रहा है। जी मैं एक बार कमल मैं यही बोल रही थी, यानी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मुद्दा बुनाया जा रहा था स्वाति मालीवाल का, महिला सुरक्षा का, वो जनता के बीच पहुंचता हुआ दिख रहा है। देखिए मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है, स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं। किस तरीके का जब स्वाति माली की जब ऐसा मामला सामने आया तो किस तरीके का माहौल एक देखने को मिला था इन चुनावों के? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महिला अधिकारों की सबसे बड़ी बात करते पैरवी करने की बात करते थे, अपने घर को बुलाकर के राज्यसभा सांसद को जो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है उसे पिटवा रहे और उसमें कुछ बोल ही नहीं रहे। इससे शर्म की वो बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। कमल उनसे ये भी पूछिएगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब फ्री दे देंगे, जो हमें गाली देकर के, जो हमें चोर भ्रष्टाचारी कह करके सत्ता में आया, सीएम बन गया, आज हम उसके गले लगाए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम शिक्षा को और भी बेहतर करेंगे। सब झूठे वायदे हैं। जब एग्जाम होता है तो पता आदेश आ जाता है कि 0 नंबर वाले को पास कर दिया जाए, किसी नंबर। तो ऐसे एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसने बच्चे ने पेपर करा, अच्छा करा, उसको मार्क्स मिलने चाहिए। ये नहीं कि 0 नंबर वाले को पास करके जो है सुबह रिजल्ट का अच्छा दिखाने के लिए ड्रामाबाजी की जाए। उससे बड़ा फर्जीवाल ये केजरीवाल नहीं है, बेसिकली फर्जीवाल है। उसका काम ही फर्जीवाल करने का है। किस तरह का माहौल यहाँ पर एक तरफा माहौल दिख रहा है, बाकी सोबरा बीजेपी के फेवर में है। मोदी जी के विकास की बात हो रही है कि अगर हिंदुस्तान में अगर विकास हो रहा है तो मोदी जी के राज में हो रहा है। और हम लोग जो अगर बीजेपी में आए तो कहीं ना कहीं तो कोई बहुत बड़ा रीजन होगा कि हम बचपन से कांग्रेस के, हमारे दादा परदादे कांग्रेस ही रहे, और जब इन्होंने कांग्रेस को खत्म ही कर दिया, ऊपर के गठबंधन करके बड़े नेताओं को क्या पता कि धरातल पे कांग्रेस कैसी है। आखिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी रही होगी जो कांग्रेस खत्म कर दी, हम लोग अपने घर में बैठ गए। गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन क्या ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ हो सकता है इन चुनावों के? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो कांग्रेसी हो तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे रहा, जो आम आदमी पार्टी वाला कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा।
तो इनकी आपस में एक दूसरे को वोट देने के बजाय वो डेवलपमेंट के नाम पर, देश के नाम पर मोदी जी को वोट दे रहा है। देखिए साफ तौर पे आपने आम जनता से बात करी और बताया कि देश में मोदी के नाम पर जो है वोट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके का माहौल आज सुबह से यहाँ पर शानदार माहौल है। आप देखो दोपहर के 1 बज रहे हैं, धूप चरम सीमा पर है, चारों तरफ धूप है, लेकिन आप चारों तरफ आप अपनी नेगेटिव कैमरा घुमाएंगे तो लोग कहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, पसीने में है, इंतजार कर रहे हैं, अंदर भीड़ है कि हमने वोट डालना है, क्योंकि ये राष्ट्र के नाम वोट है, राष्ट्र के लिए वोट डालना है, राष्ट्र हित में डालना है, देश के लिए वोट डालना है। कमल उनसे पूछे, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कहा यही जा रहा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दे हैं या नहीं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो बात करेंगे, दावे कर रहे हैं। जरा भ्रष्टाचार के नाम पर जेल गए हुए हैं, कन्विक्टेड हैं, अभी जमानत पर बाहर है, और वो भ्रष्टाचार की बात कर रही। जो भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में बैठ गए और जो अंतरिम जमानत लेके पता नहीं किस सेटिंग से आए हैं और फिर 2 तारीख को चले जाएंगे, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आज तक भ्रष्टाचार पे एक काम नहीं करा इन्होंने। तो देखिए अभी हमने बात करी है कि एक तरफ तो 100 से 400 के पार मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी थोड़ा आगे चलती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ ही बात करेंगे भ्रष्टाचार की बात। मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि देखिए किस तरीके की जो है राजनीति दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आप देश में यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली ने सियासी तपिश जो है पूरी तरह से पूरे देश भर की बढ़ा रखी है, क्योंकि आज 7 सीटों के लिए वोटिंग है। लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, तमाम दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आऊंगी आपके पास कमल किशोर, आप बने रहिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं अजय कुमार पांडे का, हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से झारखंड की 4 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है, अभी तक अगर कोई आंकड़ा आपके पास हो वोटिंग परसेंटेज का तो वो बताइए, और वो आंकड़ा क्या कुछ समझा रहा है? अभी तक जो दोपहर तक में जो 1 बजे तक का जो चुनाव आयोग से जो आई है वो लगभग 27% से अधिक मतदान हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोपहर के 1 बज चुके हैं और 27% का जो मतदान है निश्चित रूप से एक नई तस्वीर लकीर खींचने की ओर है। मतदाता आप सब देख सकते हैं कि सुबह की जो मैंने तस्वीरें दिखाई थी इंडिया वाइज को, लगातार लोग अपनी कतार में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये उत्साह है, एक लोकतंत्र का पर्व को लेकर के काफी मतदाताओं में उत्साह को लेकर के है। नई सरकार जो बड़ी बनने है वो अपने जो भी उनके मुद्दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी यानी एनडीए सीधा मुकाबला इन 4 सीटों पर है। अब मैं अगर रांची की मैं बात करूं तो यहाँ संजय सेठ जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्वी सहाय से है। ये दोनों कड़ा मुकाबला है, क्योंकि लगातार यहाँ बीजेपी के यहाँ गढ़ रहा है, लगातार यहाँ 2009 से बीजेपी के खाते में यह सीट रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस बार चुनौती देने वाली होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विरासत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत की पुत्री इस बार पहली बार चुनाव के मैदान में है। और जो माहौल इस बार जो देखी गई है, आपने प्रचार के दौरान में इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से उन्होंने 5 नए और 25 की गारंटी जो दी थी, और बीजेपी ने उधर दूसरी तरफ अपने भ्रष्टाचार राज्य पर लगे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तथा तमाम चीजों को लेकर के मोदी की गारंटी को लेकर के जनता के बीच में रखा है। निश्चित रूप से ये फैसला, चूंकि आधे से अधिक लोग अब तक फैसला हो चुके, जो मतदान की रुझान है, मतदाता अपना कतार में खड़ा होकर मतदान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज वो फैसला 64 प्रत्याशी यानी चौथे चरण में राज्य में 64 प्रत्याशी का भाग का फैसला होना है और 32,000 लोग आज मतदान का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन 4 सीटों पर एक नया फैसला जो भी होगा वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, यानी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है, 6 घंटे के बराबर का समय यहां पर बीत चुका है। हालांकि इंतजार और करना पड़ेगा कि शाम 6 बजे तक कितने % वोटर्स टर्नआउट होता है। आप बने रहिएगा अजय, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, समीकरण समझेंगे। एक बार जौनपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जौनपुर से विवेक कुमार जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से 6 घंटे के लगभग का समय यहां पर बीत चुका है, कैसी स्थिति, कैसी हलचल, लोगों में कितना जोश, कितना उत्साह और वोटर्स परसेंटेज टर्नआउट कितना पता चल पा रहा है?
जैसे ही दोपहर के वक्त हो रही तापमान बढ़ रहा है, कहने के बूथों पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है सुबह से जो मतदाताओं में उत्साह था, लेकिन अब वो कहीं थोड़ा तापमान बढ़ने के कारण जो है बूथ पर मतदाता नहीं पहुंचे। हालांकि जो है जौनपुर में 11 बजे तक जो है 26.17% जो मतदान हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से जो है तापमान अब थोड़ा से डाउन होगा, यानी लगभग 3 या 4 बजे के बाद जो है फिर बूथों पर भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से लोगों में एक उत्साह है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में की कार्यकर्ता भी लगातार बूथ के बाहर लगे हैं, लोगों को रुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहने की सवाल ये है कि इस बार जो है जनता का जो फैसला में कौन सांसद चुना जाए समय बताएगा, लेकिन 14 प्रत्याशी जो कि मैदान में है, सभी का भाग का फैसला आज तय होना है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आपने भी कहा कि काफी रोचक है जौनपुर का रण, एक बार समीकरण भी समझेंगे क्योंकि 2019 में बसपा को यहां से जीत हासिल हुई थी। वहीं आऊंगी आपके पास, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, संत कबीर नगर से एक खबर है जहां वोट डालने पहुंची महिला की मौत हो गई है। बूथ के गेट पर महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी। तो एक बड़ी खबर संत कबीर नगर से, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं संत कबीर नगर से, जहां 75 साल की बुजुर्ग महिला वोट देने पहुंची, वोट डालने के लिए महिला मतदान केंद्र पहुंची, जहां गेट पर ही पहुंचने पर चक्कर खाकर महिला गिर पड़ी और उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं 75 साल की बुजुर्ग महिला यहां पर उनकी जान चली गई है। वोट देने के लिए महिला मतदान केंद्र पहुंची थी, वहीं गेट पर पहुंचने पर ही वो चक्कर खाकर गिर गई, जिसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कई बार ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसे हादसे भी देखने को मिलते हैं। हालांकि मौसम का भी थोड़ा प्रकोप है और उम्र जो है काफी ज्यादा थी, लेकिन बहरहाल वोटिंग जो है लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटर्स लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान सीधे विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक जौनपुर से बने हुए हैं। विवेक, जौनपुर की जैसे हम बात कर ही रहे थे कि 2019 में यहां पर कमल नहीं खिल पाया था, काफी मशक्कत करी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद 2019 में, क्योंकि 2014 में हमने मोदी लहर देखा, बीजेपी यहां से जौनपुर से जीती थी, लेकिन 2019 में सीट गंवानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यही कोशिश अब की बार हमने देखी कि जिन सीटों को 2019 में हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उनमें विशेषकर मेहनत की गई, तमाम स्टार प्रचारकों के दौरे लगाए गए और जनसभाएं कराई गई। लेकिन उसके बावजूद अब की बार अगर जौनपुर की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ मेहनत कितनी रंग लाएगी, जनता के बीच वो मेहनत पहुंची या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, वहीं जो है पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी हुए और अमित शाह खुद जो है बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा किया। और जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, आप अपने सांसद को वोट जो दे रहे हैं वो सांसद के साथ साथ पीएम मोदी को जाएगा, क्योंकि दमदार सरकार बनने के लिए आप जो सांसद चुनेंगे वो सीधा मोदी सरकार को चुना जाएगा। जिस तरह जनता देख रही है, हालांकि बीच में नाराजगी थी प्रत्याशी को लेकर, लेकिन जनता अब जो है प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट दे रही है और दमदार सरकार बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो है तीसरी बार जो हैट्रिक चांस है, तो जनता गंवाना नहीं चाहती। जो सामने जो रुझान आ रहा है वो इंडी गठबंधन भी अपने आप को मजबूत बता रही है, क्योंकि उनके सामने उनके लिए स्टार प्रचारक अखिलेश यादव जो है मंच साझा किया था, जनसभा किया था। कहीं न कहीं जौनपुर में जो है इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में जो है कांटे की टक्कर है। अब देखने वाली बात होगी, आज का फैसला जो है सभी प्रत्याशियों का अग्नि का परीक्षा है, कहा जाए जनता तय करेगा और जो ईवीएम का जो पिटारा 4 जून को खुलेगा देखने वाले। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उन्होंने जनसभा से एक मंच से जो कहा था 4 जून की मृतिया बटेगी। अब मृतिया किसकी तरफ से बढ़ती है, क्या भाजपा की तरफ बढ़ती है, सपा की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हलचल पूरी तरह से तेज है, तैयारियां की गई। आज मतदान का दिन है और जो रिजल्ट है उसके लिए 4 जून तक का इंतजार। बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमल किशोर दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। कमल, जिस तरह से अगर बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की, क्योंकि 2 काफी चर्चित नाम यहां से चुनावी रण में है। एक तरफ मनोज तिवारी, क्योंकि जिन 7 सीटों पर वोटिंग है दिल्ली की, उनमें से सिर्फ एक मनोज तिवारी ही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें बीजेपी ने फिर से भरोसा जताकर रिपीट किया है। दूसरी तरफ मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार कांग्रेस के। किस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली का रण? देखिए, आप बिल्कुल सही कहा। मनोज तिवारी को फिर से यहाँ से नई दिल्ली से
चुनाव रण में दोबारा से उतारा गया, उन्हीं के सामने कन्हैया लाल को उतारा गया। जब लोगों को पता लगा कि कन्हैया इस चुनावी मैदान में उतर रहे, तो लोगों का अलग ही एक तरीके से है पूरा जो जैसे कहते हैं सिस्टम दिमाग का जो है बिल्कुल गड़बड़ा गया। क्योंकि उनका एक था कि ये तो देश विरोधी जो इन्होंने नारे लगाए थे, उसके बाद इनको राजनीति में किस तरीके से लेकर आए, ये अलग एक मुद्दा रहा था। और बात करें मनोज तिवारी की, मनोज तिवारी एक अलग एक चेहरा है जिन्होंने कई बार इन्होंने 2 बार 3 बार, और ये चीज भुलाई नहीं जा सकती कि मनोज तिवारी ने 2019 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था, तो काफी बड़ी वो जीत उनकी, और उसके बाद फिर से 2024 पर भरोसा जताया गया। बिल्कुल उनकी तरफ से बिल्कुल जीत का आपको बता दूं कि मनोज तिवारी ने जब रैलियां कर दी तो हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने पूरी जीत का उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली के अंदर जो 700 सीटें होगी उसके अंदर भाजपा यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। और जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो बिल्कुल आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जब 4 तारीख को जब वोटिंग की मतगणना की जब बारी आएगी, जब वहां पर पता लगेगा कि किसके बचाने में कितने वोट डले हैं, कौन यहाँ से सांसद है, ये आपको 4 तारीख को देखना होगा। 4 तारीख का जो दिन होगा बड़ा ही अहम दिन होगा जब वोट की मतगणना होगी। यानी बिल्कुल उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि जनता का विश्वास किसे जाता है, जनता का मत किसे जाता है। बहरहाल जो है वोटिंग लगातार जारी है, दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इनमें कई दिग्गजों की साख जो है दांव पर है, चाहे वो बांसुरी स्वराज हो, कन्हैया कुमार हो या फिर मनोज तिवारी हो। कमल किशोर, आऊंगी आपके पास, एक बार समीकरण भी आपसे समझेंगे। पंकज का रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को। MS धोनी को आप देख सकते हैं, क्योंकि रांची में भी आज चुनाव है। महेंद्र सिंह धोनी अपने गृह क्षेत्र पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। अजय कुमार पांडे हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से मताधिकार की बात करें तो 5 साल में एक बार ये मौका आता है जिसमें यही अपील की जाती है जनता से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अब लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। और जब तस्वीरें ऐसी सामने हो कि बड़े बड़े जो दिग्गज है, जिन्हें हर कोई फॉलो करता है, जिनके इतने सारे फैंस हैं, MS धोनी रांची पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो किस तरह से जनता को भी बाहर निकलना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? क्रिकेट सुपरस्टार आज महेंद्र सिंह धोनी आज मतदान करने के लिए पहुंचे। यानी आप समझे कि ये पूरे झारखंड ये नहीं बल्कि पूरे देश को ये संदेश दे रहा है कि अपनी मतदान का एक महत्वपूर्ण वोट जो है वो मतदान जरूर करें, यानी घरों से निकले। और वो आज लंबी इंतजार के बाद, हालांकि उनका समय 10 बजे 10:30 बजे का करीबन समय था, और वो लंबी इंतजार के बाद उनके जो फॉलोवर, उनके जो प्रशंसक हैं, वो लंबे इंतजार के बाद वो आखिरकार वो सामने आए और सामने आकर के वो अपना मतदान का प्रयोग किया। तो ये एक संदेश है, क्योंकि हमेशा लगातार देश हित को लेकर के महेंद्र सिंह धोनी हमेशा आगे आते रहे हैं, और चाहे वो मतदान की बात हो या फिर देश हित की कोई भी चीजें हो। तो आप समझ सकते हैं कि मतदान का पर्व ही एक राष्ट्र का पर्व है। वैसे में महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट स्टार के रूप में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में उनके कई फॉलोवर हैं। तो आज वो मतदान करने आए हैं, यानी उनका एक संदेश है कि झारखंड के जितने भी मतदाता हैं वो घर से निकले और मतदान करें, क्योंकि अब राज्य में लगभग झारखंड राज्य में अंतिम चरण पे चुनाव हुआ। अब एक ही चरण बचा हुआ, जो 3 सीटों पर चुनाव होना है। तो इस प्रकार जो वोटर परसेंटेज जो देखा गया है काफी अच्छा है, जो कि 60% से अधिक मतदान हर सीटों पे हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस यह संदेश के तौर पे देखा जा सकता है कि राज्य में बिल्कुल, और खासकर जब ऐसी तस्वीरें सामने आए जहां पर दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, तो वो औरों को भी प्रेरित करती है कि घरों से बाहर निकले, क्योंकि अभी भी समय है। अभी भी अगर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहे तो 6 बजे तक का समय है शाम तक कि वो जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। अजय, बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। एक बार अंबाला लिए चलते हैं दर्शकों को, और अंबाला में किस तरह से स्थिति है, कैसी हलचल है, वो जान लेंगे। पंकज भाटिया हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं। पंकज, बात करें अंबाला की तो कैसी स्थिति, कैसी हलचल, क्योंकि 6 घंटे के लगभग का समय बीत चुका है वोटिंग शुरू हुए, अब कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह मतदान को लेकर? पंकज, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, आप सभी बने रहिए, आगे भी आप लोगों से चर्चा करेंगे, समीकरण समझेंगे। वहीं दर्शकों को बता दें कि नई दिल्ली के RK पुरम विधानसभा के बूथ नंबर 66 और
71 में मतदाताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अजय चौहान ने, आपको सुनवाते हैं। मैं खड़ा हूँ आज के पुरम क्षेत्र लोकसभा नई दिल्ली में। यहाँ पर लोगों का रुझान सुबह से 7 बजे हम लगातार कई बूथों पर गए और कई जगह गए। सभी का रुझान लगातार लोग घर से निकल रहे हैं और अपना मतदान का अधिकार लेकर के पहचान पुलिस बूथ भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी लगातार उनकी पहचान कर रही है जिसका वोट है, यानी कि जो अधिकार जो चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि अपनी पहचान जरूर दिखाएं, क्योंकि पहचान दिखाना उनका अधिकार है। क्योंकि हर जगह पहचान होती है, क्योंकि कुछ फर्जी वोट के माध्यम से भी कई ऐसे सामने आते हैं कि चेहरे नहीं दिखते, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। जगह जगह लोगों का हुजूम लगा हुआ सुबह से निकले, क्योंकि इस समय टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 40 से भी ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग बात वोटिंग के लिए घर से निकल हुए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि आज का जो मुद्दा है वो क्या है, स्थानीय मुद्दा है या फिर इंटरनेशनल मुद्दा यानी भारत का मुद्दा है। तो लोगों से बात करें, सर क्या नाम है और जो मुद्दा है सबसे पहले, क्योंकि वोट का अधिकार है और आज वोट है लोकसभा का लगातार है। बीजेपी लगातार कहीं न कहीं अन्य दल भी साथ में है, यानी इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करें या बीजेपी की, तो क्या सोचकर आप इस बार वोट कर रहे हैं? पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज लोकतंत्र के पर्व पे आप हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत आपका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, मुद्दा कुछ है ही नहीं, मुद्दा विकास का है। और जो जनता है वो जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है। उनको दिख रहा है, उनको पता है कि अगर आप किसी भी हाईवे पे निकलते हो तो आज नॉन स्टॉप आप चलते हो। चारों चौतरफा विकास पिछले 10 साल के कार्यकाल के अंदर आदरणीय मोदी जी ने करा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपना सहयोग दें। और सही बात है, अपनी पहचान दिखाने का ये इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है, क्योंकि लगातार कहने की बीजेपी का रहा है, विकास करा है, कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि विपक्ष ने इस बार सवाल किया कि आज के युवा बेरोजगार है, क्या लगता है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी के मुद्दे पे मेरा नाम नवीन कुमार है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। आई एम प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट। बेरोजगारी का जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ वही लोग उठा रहे हैं ना तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, सुबह उठते हैं, काम धंधा आपको कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई तो करो। बीइंग इन ए कंपटीशन वी हैव टू बी केपेबल ऑफ टू एंटर इनटू एटलीस्ट इनटू ए कंपटीशन। आप बोल रहे हो बेरोजगारी है, बेरोजगारी बेरोजगारी है, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, 4वीं फेल, 5वीं फेल, 8वीं फेल, उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको डिप्टी कमिश्नर की जॉब मिल जाएगी। रिजर्वेशन के बेसिस पे आप सोच रहे हो कि ठीक है, अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको अच्छी से नौकरी मिल जाएगी। रिजर्वेशन के लिए भी एक मापदंड रखा गया है, उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी ना। देखिए, जिस ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन वोट उसको देना चाहिए तो देश के हित में काम करें। आप वोट करके आए हैं, कर दिए, तो देखिए वोट करके आए हैं, क्या सोच रहे हो मुद्दे पर आपको? मैंने राष्ट्र के हित में वोट किया है। आज राष्ट्र सुरक्षित है, आज आतंकवादी समझ जाता है ना सरकार इस आधार पर जाऊँगा। आज मेरे देश के अंदर जो आतंकवादी सरकार के लेके नहीं जाते। आज यहाँ से एक गोली नहीं, एक पूरे गोले चलते हैं। क्या लगता है विपक्ष लगातार मुद्दों को उठाता है कि बेरोजगारी है, जो मैं करता हूँ उसको करने देता, केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं। क्या लगता है जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, इसमें सोनाथ भर्ती यहाँ से है, भर्ती राज यहाँ पर है, दोनों में टक्कर है। मनोज तिवारी की विजय कुमार की बात कर ले या रामजी बिधूड़ी या फिर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उसका मुद्दा जो रहेगा, 6 नए चेहरे हैं, एक पुराना चेहरा है, तो मुद्दा से राष्ट्र का तो मुद्दा नहीं, और राष्ट्र के हित में पूरी भारत दिल्ली की जनता ने वो कर भी रही है। मैं और भी अपील करूंगा कि सारे राज्य के हित में बिल्कुल दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर ही जनता का रुख है, यानी कि जो विकास है वही वोट है। तो ये देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली की 7 की 7 सीटें किसके खाते में जाती हैं, बीजेपी या इंडिया अलायंस गठबंधन या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। ग्राउंड पर आपको लेकर चले, जहां पर हमने दिखाया कि जनता का क्या कुछ कहना है। वहीं हमारे साथ विवेक लगातार जौनपुर से बने हुए हैं। जौनपुर में कैसी स्थिति है ये भी विवेक से पूछ लेते हैं। विवेक, जिस तरह से जौनपुर की हम बात कर ही रहे थे कि अब की बार समीकरण कुछ बदले हैं, क्योंकि बीएसपी पिछली बार हार गई थी, बीएसपी जीती थी, बीजेपी हारी थी। अब की बार कमल खिले, इसके लिए तमाम दिग्गजों ने रैलियां की और अपनी जो है पूरी ताकत जौनपुर में झोंकी। विवेक,
बीजेपी लगातार जो है बात करे अब की बार 400 पार, जिसमें जौनपुर भी शामिल है। जौनपुर में कमल खिलाने के लिए जो है बीजेपी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक जो है कह रहे इस बार बीजेपी में कमल खिलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता फैसला करेगी 4 जून क्या नतीजा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को जो है और सीधा टक्कर दे रही। इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी जो जौनपुर सीट पर लड़ाई देखने को मिल रहा है। जी यानी बिल्कुल मुकाबला काफी दिलचस्प है। अंबाला में क्या स्थिति है, एक बार अंबाला लिए चलते हैं दर्शकों को। पंकज भाटिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अंबाला से। पंकज, आपको आवाज मिल पा रही है? अंबाला में स्थिति अच्छी है। पहले सुबह मतदान थोड़ा स्लो था, लेकिन अब युवा मार्ग के आगे हैं चुनाव डालने के लिए। अब मैं आपको लाइव लेके चलता हूँ। देखो हमारे पास फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आए हुए हैं। जो आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला है, कैसा लगा आपको? और आप किसके मतलब उसके कह रहे हो, इस बार किस मुद्दे के ऊपर आपने वोट डाला है? ये बहुत अच्छी बात है कि युवा इस बार अपने आप आए हैं और बिना कुछ कहे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जिनके पास। जी, एक बार तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को, किस तरह से हलचल है, लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वोट डाली है, सेकंड टाइम वोट डाली है। आपका नाम? कैसा लगा आपको वोट डाल के? बिल्कुल, यानी जो लोग हैं उनके बीच काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग फिर भी अपील करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई पंखे का प्रबंध नहीं है, कोई व्हीलचेयर का प्रबंध नहीं है, जिससे इनको दिक्कत आ रही है। इतनी गर्मी में बेचारे फिर भी धूप में करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से कोई पंखे का, कोई चेयर का इंतजाम नहीं है। प्रशासन दावे तो बहुत बड़े बड़े कर गया कि पानी का इंतजाम है, लस्सी का इंतजाम है, लेकिन कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, आपको रोकूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो वहीं दर्शकों को दिखा दे किस तरह से जो तमाम दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं हरियाणा से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। हरियाणा की 10 सीटें आपको दिखा रहे हैं, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, भिवानी और गुड़गांव और फरीदाबाद। तो ये वो 10 लोकसभा क्षेत्र हरियाणा के, वहां से 10 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच इन क्षेत्रों में मतदान को लेकर जोश आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें आपको देखेंगी। वहीं करनाल की बात करें तो दिग्गज और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो चुनावी मैदान में है। आप उन्हें देख सकते हैं तस्वीर में, अपने मताधिकार का आज उन्होंने प्रयोग किया। सोनीपत से आप तस्वीर देखिए किस तरह से लोग जो है भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। रोहतक से भी कुछ वैसी तस्वीरें, काफी जोश में मतदाता। सिरसा से आप देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है, जो दर्शाता है कि क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है जो लोगों को जो है गंवाना नहीं चाहिए। अपनी सरकार चुनने में अपनी जो भागीदारी है वो जरूर निभानी चाहिए। कुरुक्षेत्र से आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंबाला से तस्वीरें, हिसार, भिवानी और गुड़गांव और फरीदाबाद। गुड़गांव इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि कांग्रेस ने यहां से अभिनेता राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा। तो ये 10 तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं, 10 अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से लोगों के बीच मतदान को लेकर उत्साह, लोगों के बीच मतदान को लेकर जोश। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा नेता लवकुश वर्मा के घर पुलिस पहुंची है। घर का गेट फांद कर घर में पुलिस घुसी। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा लवकुश के पहुंचे घर और सपा प्रत्याशी और पुलिस कर्मियों के बीच यहां पर तीखी बहस हुई है। अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा। मामले में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है, ये हारती हुई बीजेपी की हताशा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबेडकर नगर से खबर है जहां सपा नेता लवकुश वर्मा के घर पुलिस पहुंची। घर का गेट फांद कर पुलिस घर में घुसी और सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा लवकुश के घर पहुंची है पुलिस। इस दौरान
सपा प्रत्याशी और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई। हालांकि आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों पुलिस उनके घर पहुंची और गेट फाड़ना पड़ा, फिर तीखी बहस, इसकी वजह हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये हारती हुई बीजेपी की हताशा है कि बौखलाहट में एजेंसियों का या पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संत कबीर नगर से ये खबर है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको साथ में दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है सपा प्रत्याशी के घर पहुंची। लवकुश यादव के घर पुलिस पहुंची है और उसके बाद गेट फांद कर पुलिस अंदर पहुंची। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो वहां पर तैनात है। हालांकि वजह क्या रही पुलिस की, ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो संत कबीर नगर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां सपा प्रत्याशी के घर पुलिस पहुंची है। सपा प्रत्याशी है लालजी वर्मा, उनके घर पहुंची है पुलिस। तो अंबेडकर नगर से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जहां लालजी वर्मा, उनके घर पुलिस पहुंची। गेट फांद कर पुलिस को अंदर पहुंचना पड़ा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है उनके घर पर। कुछ नोकझोंक भी देखने को मिली है। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर इस दौरान पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रितेश पांडे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा चुनावी रण में है। हालांकि 2019 में बीएसपी इस सीट को जीती थी, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने रितेश पांडे और समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा पर दांव चला है। वहीं इस दौरान सपा नेता लवकुश वर्मा के घर पुलिस पहुंची है। घर का गेट फांदकर पुलिस को अंदर घुसना पड़ा और सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा, लवकुश जिनका नाम है, उनके घर पुलिस पहुंची। उनके और पुलिस के बीच कुछ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का भी अब ट्वीट सामने आ गया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि यह हारती हुई भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो हार का जो डर है, उससे डर कर एजेंसी और पुलिस का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो अंबेडकर नगर से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा उर्फ लवकुश के घर पुलिस पहुंची। हालांकि वजह अभी तक सामने नहीं आई है। यह साफ या स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर वजह क्या रही कि पुलिस अचानक से उनके घर पहुंची। और सिर्फ इतना ही नहीं, गेट फांद कर पुलिस कर्मियों को अंदर पहुंचना पड़ा। उसके बाद जो तस्वीरें हैं, और तस्वीरों से समझ भी आ रहा है कि सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा और पुलिस के बीच कुछ नोकझोंक भी होती है, बातचीत भी होती है। रविदास मेहलोत्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। रविदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। रविदास जी, आखिर ये क्या जो खबर सामने आ रही है अंबेडकर नगर से, जिसमें सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पुलिस पहुंची, गेट फांद कर पुलिस को पहुंचना पड़ा, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस बल है, वजह क्या आखिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। पूरे प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग करने का काम किया है। कुछ जगह तो ऐसा लग रहा है जैसे जिलाधिकारी जो है वो भाजपा का अध्यक्ष है और पुलिस कमिश्नर एसएसपी भाजपा का महामंत्री है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता हमारे साथ में खड़ी है। लालजी वर्मा घर पे पुलिस गई है, कोई वजह नहीं है, केवल वजह है कि मतदाता को डराना है, धमकाना है और डर और खौफ का माहौल पैदा करना है। नहीं, लेकिन अगर लालजी वर्मा के घर अगर पुलिस पहुंची और जिस तरह से जो खबर है कि गेट फांद कर पुलिस कर्मियों को पहुंचना पड़ा, और हम तस्वीरें भी देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, तो आखिर वजह क्या? तो प्रशासन बताए कि क्या वजह है, जो घर में घुसी है। हमारा तो कहना है कि सरकार जो है वो दबाव बना रही है, डर पैदा कर रही है, तानाशाही के माध्यम से, आतंक करके
कि जो सपा के मतदाता हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं और समान जाति के गरीब लोग हैं, इनका वोट ना पड़ने पाए, इसलिए इस तरीके का माहौल बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय, पुलिस प्रशासन, डर मुकदमों और जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म का, अन्याय का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जनता खड़ी हो गई है, परिवर्तन और बदलाव तय हो गया है। पूरे प्रदेश और देश के अंदर परिवर्तन और इंकलाब की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार जान गई है। 5 चरणों में इंडिया गठबंधन बहुत आगे हो गया है और भाजपा बहुत पीछे हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को डरा करके, धमका करके, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, धमकाने के लिए जो है पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर आखिर प्रत्याशी के घर में क्यों पहुंची? जनता के बीच पहुंचना चाहिए ना। प्रत्याशी, जब प्रत्याशी घर जाएंगे तो जनता देखेगी और डर जाएगी कि जब प्रत्याशी के ऊपर इतनी पुलिस जा रही है, घर को बाउंड्री फांद रही है, वहाँ गुंडई कर रही है। जब इस तरीके से पुलिस का व्यवहार देखेंगे तो मतदाता डर जाएंगे और पिछड़ी जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और गरीब जो लोग हैं, जो रहते झोपड़ी में, मनी बस्तियों में, वो डर जाएंगे और उनके वोट नहीं पड़ेंगे और भाजपा जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अन्याय से डरने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 4 जून को सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इंडिया की सरकार बनने जा रही है। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो 80 में से कितनी सीटें जीत रही है फिर समाजवादी पार्टी? 80 में से सीटें हैं 79। एक सीट लड़ाई हो रही है, बनारस में लड़ाई हो रही है, बाकी सब सीट वो जीत ली है। यहाँ नंबर 2 जो भाजपा के नेता हैं राजनाथ सिंह, उनको हम लोगों हमने हरा दिया है कई हजार लाखों। अच्छा, राजनाथ सिंह मतलब हार रहे हैं, आपने भविष्यवाणी कर दी। बिल्कुल निश्चित रूप से 8 लाखों वोटों से हार रहे हैं। सिर्फ यानी आपकी नजर में एक ही सीट पर कंपटीशन है, वो है बनारस की सीट। बनारस की, और बाकी हम लोग हर सीट जीत गए हैं। अच्छा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी हो, वो पहले ही दावा कर चुके हैं कि हम तो पहले शुरुआत के 4 चरणों में ही इतनी सीटें ले आए कि हमें बहुमत मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी का हर दावा खोखला है, हर वादा झूठा है। पहले वादा करते हैं, फिर बाद में कहते जुमलेबाजी थी। पहले कहते हमारी गारंटी है और बाद में कहेंगे जुमलेबाजी थी। पहले कहा था कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और हर गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। किसी खाते में आया क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता ने इसका वो भंग हो गया है। जनता बहुत आक्रोश व्याप्त है। जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है और 5 चरणों में पूरे देश के अंदर जो चुनाव हुए हैं वहाँ परिवर्तन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अच्छा रविदास जी, जिन 14 सीटों पर आज वोटिंग है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये चुनाव जो है 2024 के लोकसभा चुनावी अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आज 6वां चरण है, 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। अगर बात करूं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फूलपुर, ये वो 3 सीटें हैं, साथ में मछली शहर और प्रयागराज, ये वो सीटें हैं जिनमें राजा भैया का एक प्रभाव है। ऐसे में राजा भैया का साथ समाजवादी पार्टी को मिलना, क्या लगता है मजबूत स्थिति में महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से इससे हम लोग पार्टी मजबूत हुई है और जो 5 लोकसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका असर है रवैया का, और उनके साथ में आने से अब जनता साथ में चल पड़ी है और जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह बिल्कुल भंग हो गया है। लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है, जनता को गुमराह करने का काम होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई? और महंगाई तो बढ़ाने का काम, लेकिन इसके बावजूद जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी आई वापस। तो वादे, जिन वादों की आप बात कर रहे हैं, जिन खोखले वादों की, उसके बावजूद जनता ने मैंडेट तो बीजेपी को ही दिया। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है कि जनता के मुद्दों पर बहस ना होने पाए, अनावश्यक मुद्दों पर बहस हो। और जब अच्छा रविदास जी, भगवान राम या राम मंदिर का मुद्दा है या नहीं है अब की बार?
देखिए, भगवान श्री राम जो हैं वो सबके हैं और सब भगवान श्री राम जी के हैं। और गए तो नहीं लेकिन आप लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी? हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं अपनी, हम प्रचार नहीं करवाते हैं। भगवान राम की पूजा आस्था से करते हैं और भगवान राम का मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। नहीं, लेकिन बीजेपी तो क्रेडिट लेती है ना उसका। वो तो इसीलिए ये काम उसका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनना शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट पर मंदिर बनने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बना रहे हैं, इस नाम पर अरबों रुपया चंदा इकट्ठा कर लिया और चंदा पूरा खा गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भगवान श्री राम में आस्था नहीं है, इनका केवल चंदा खाने का काम है। और जो आस्था होती है, वो श्रद्धा होती है, वो एकांत में पूजा होती है। उसके लिए नहीं होता है कि कैमरा साथ चले और टीवी वाले साथ चले और तब उनकी फोटो खींचे, तब मालूम हो कि हम नहीं, कैमरा तो तब भी साथ चलता है जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी रैलियां करते हैं। कैमरा तो तब भी साथ चलता है रैली में। जब रैली होती है वो पॉलिटिकल काम होता है, पॉलिटिकल काम में चले कैमरा। हम जनसभा कर रहे हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं, हम रोड शो कर रहे हैं, इसमें जो है चले कैमरा। नहीं, मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे अखिलेश यादव, तब भी चला था ना कैमरा। तो कैमरा वाले आएंगे तो क्या करेंगे? वो घर पहुंचे थे, कहीं अगर अन्याय हुआ है, कहीं जुल्म हुआ है भाजपा की सरकार में, तो उसके खिलाफ तो वहाँ पहुंचेंगे। जब पहुंचेंगे तो कैमरे वाले वहां पर आते हैं। लेकिन इनका क्या हुआ? अब इन्होंने जो अडवाणी जी हैं उनको नहीं बुलाया है, देश की राष्ट्रपति हैं, उनको कहा तुम नहीं आओगी क्योंकि वो हरिजन है, अनुसूचित जाति की हैं, दलित हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया। आप बताइए, सवाल जवाब पूछिए कि जब भगवान श्री राम ठीक है, बिल्कुल, यानी मुद्दे अलग अलग हैं रविदास जी। हालांकि देश अपना मैंडेट किसे देता है, जनता किसे चुनती है, जनता किसे आशीर्वाद देती है, उसके लिए 4 जून तक का हमें शायद इंतजार करना पड़े। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो ग्राउंड पर क्या स्थिति है, किस तरह से हलचल है, लोगों में किस तरह से उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सुबह से ही इंडिया वॉइस पर कई सारे अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं, सहयोगी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ वो हमें पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग इस दौरान लगातार जारी है। पल पल की अपडेट क्या है ये आपको बता रहे हैं साथ में। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण के बाद छठे चरण का भीषण रण लगातार जारी है और इंडिया वॉइस के तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद रहकर आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हम भी आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कहां वोटिंग जारी है और कहां कौन कौन से योद्धा मैदान में। तो छठे चरण में 8 राज्यों पैकी 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको जल्दी से बता देते हैं कौन कौन सी वो राज्य है। बिहार जहां पर 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, हरियाणा की 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4 सीट, दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, उड़ीसा की 6 और पश्चिम बंगाल की 8, यानी कि कुल 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके बाद इन तमाम प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, जहां पर 14 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनमें सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही शामिल है, जहां लगातार वोटिंग जारी है। तो आपने जान ली तमाम वो सीटें जहां पर वोटिंग जारी है। अब जरा एक एक करके आपको इनका इतिहास बता देते हैं। 2019 के इतिहास की बात करें तो संगम लाल गुप्ता बीजेपी से मैदान में है और इनके सामने है अशोक त्रिपाठी बीएसपी से, और ये हार गए थे। 2019 की बात कर रहे हैं। अब 2024 की अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में 2024 में संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और इनके खिलाफ मैदान में है प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से। इसके बाद बात फूलपुर की 2019 के इतिहास की कर लेते हैं, जहां पर केशरी देवी पटेल बीजेपी से मैदान में थी और इनके सामने थी पंधारी यादव, लेकिन इनकी हार हो गई थी, बीएसपी से मैदान में थी। 2024 के रण की बात करें फूलपुर की तो फूलपुर में प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी से मैदान में है और जगन्नाथ पाल बीएसपी से इनको चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद बात प्रयागराज सीट की कर लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण सीट है। 2019 के इतिहास की बात करेंगे। रीता बहुगुणा जोशी जाना पहचाना नाम भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थी, इनके सामने थे राजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, लेकिन इनकी हार हो गई थी।
इसके बाद 2024 की बात करें तो प्रयागराज में इस बार बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है और इनके खिलाफ उज्जवल रेवती रमन कांग्रेस की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अम्बेडकर नगर की बेहद महत्वपूर्ण टीम 2019 का इतिहास, रितेश पांडे बीएसपी की तरफ से मैदान में थे और जीत हासिल की थी और हराया था मुकुट बिहारी को जो कि बीजेपी के थे। 2024 की रण की बात करें अम्बेडकर नगर की तो रितेश पांडे एक बार फिर से मैदान में हैं और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं। देखना होगा कौन जीतता है। इसके बाद बात श्रावस्ती की करते हैं। श्रावस्ती में 2019 में राम शिरोमणि मैदान में थे बीएसपी की तरफ से और दद्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और जीत जो है वो बीएसपी की हुई थी। लेकिन 2024 की रण की बात करें तो श्रावस्ती में साकेत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और राम शिरोमणि सपा से एक बार फिर से मैदान में है। देखना होगा रिजल्ट क्या होगा। 2019 के इतिहास की बात डुमरियागंज की कर लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण सीट, यहां से जगदम्बिका पाल 2019 में चुनाव लड़े, जीते। इनके सामने थे आफ्ताब आलम समाजवादी पार्टी से, लेकिन जीत जगदम्बिका पाल की हुई थी। 2024 की लड़ की बात करें तो 2024 में जगदम्बिका पाल एक बार फिर से मैदान में है। बीजेपी ने भरोसा जताया है, लेकिन इस बार इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी से मैदान में। तीसरी तरफ बीएसपी की तरफ से मोहम्मद अदीम है जो इनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब बस्ती की कर लेते हैं। 2019 के इतिहास की बात करें तो हरीश चंद्र द्विवेदी बीजेपी से मैदान में थे, जीत हुई थी। हार मिली थी रामप्रसाद चौधरी को जो कि समाजवादी पार्टी से थे। इसके बाद बात बस्ती के 2024 की लड़की करते हैं तो इस बार मैदान में हरीश द्विवेदी हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। लव कुश पटेल ने बीएसपी पर भरोसा जताया है और रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में। देखना है रिजल्ट क्या होगा। इसके बाद सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट संत कबीर नगर 2019 का इतिहास जान लेते हैं। प्रवीण कुमार निषाद यहां से मैदान में है बीजेपी की तरफ से और भीष्म शंकर तिवारी बीएसपी से इनके सामने थे और हार गए थे। लेकिन 2024 की लड़की बात करें तो यहां पर प्रवीण कुमार निषाद बीजेपी की तरफ से मैदान में है और इनके खिलाफ है लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से। लेकिन एक और चेहरा जो हमें भूलना नहीं चाहिए, नदीम अशरफ बीएसपी की तरफ से मैदान में है। इसके बाद 2019 का इतिहास की अगर हम बात करें तो लालगंज की करेंगे। लालगंज में संगीता आजाद बीएसपी की तरफ से मैदान में थी, जीत हासिल की थी और हार मिली थी नीलम सोनकर को, बीजेपी की ये प्रत्याशी थी। लेकिन इसी सीट की 2024 के अगर हम रण की बात करें तो लालगंज में डॉक्टर इंदु चौधरी मैदान में हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं और इनके खिलाफ नीलम सोनकर फिर से मैदान में है, बीजेपी की तरफ से हैं। रिजल्ट क्या होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। इसके अलावा बात आजमगढ़ की कर लें। आजमगढ़ का जब जब जिक्र होता है तब आप समझ जाते होंगे आजमगढ़ की राजनीति ही अलग है। 2019 की बात करें, अखिलेश यादव ने यहां से ताल ठोकी थी, इनके सामने थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन हार गए थे और अखिलेश यादव जीत गए थे। इसके बाद यहां पर जब ये सीट छोड़ दी गई तो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी ने भरोसा जताया एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर और वो जीत गए और हराया किसको? धर्मेंद्र यादव को जो कि समाजवादी पार्टी से थे। इसके बाद बात आजमगढ़ की 2024 की करें तो 2024 में भी दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में है बीजेपी की तरफ से और धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात जौनपुर की। जौनपुर आप समझ गए होंगे, धनंजय सिंह का इलाका। 2019 के इतिहास की बात करें, श्याम सिंह यादव यहां से मैदान में थे बीएसपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से थे कृष्ण प्रताप सिंह। जीत बीएसपी की हुई थी और बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन 2024 का रण यहां पर थोड़ा मुश्किल, यहां पर कृपा शंकर जो है एक बार फिर से मैदान में बीजेपी की तरफ से, लेकिन इनके सामने सांसद श्याम सिंह यादव है जो कि अभी सिटिंग एमपी है, बीएसपी ने टिकट दिया है श्रीकला का टिकट काट कर। इसके अलावा आगे बात करें तो एक और महत्वपूर्ण सीट उत्तर प्रदेश की मछली शहर। इसके बाद बात करें भोलानाथ, बीपी सरोज बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में थे और जीत इन्हें हासिल हुई थी। इनके खिलाफ थे त्रिभुवन राम बीएसपी की तरफ से और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मछली शहर की 2024 की रण की बात करें तो बीपी सरोज एक बार फिर से मैदान में बीजेपी की तरफ से, इनके खिलाफ है प्रिया सरोज बीएसपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ताल ठोक रहे हैं वो है कृपा शंकर सरोज। 3 सरोज की लड़ाई यहां पर मौजूद है 2024 के रण में। बात अब भदोही की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास क्या था? 2019 का इतिहास था रमेश चंद्र बीजेपी की तरफ से मैदान में थे
और इनके खिलाफ थे रंगनाथ मिश्रा बीएसपी से, लेकिन जीत बीजेपी की हुई और बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा। 2024 की रण की बात करें भदोही की, तो डॉक्टर विनोद बिंद यहां से बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और इनके खिलाफ जो है वो ललितेश पति त्रिपाठी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां पर समझ लीजिएगा टीएमसी, समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से ये सीट इनको दी है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड भी काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। ये सीट कौन कौन सी एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये 4 सीटें हैं। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है क्योंकि वोटिंग जारी है और हम आपसे यही कहेंगे कि आप घर से निकलिए, वोट करिए और वोट करना आपका अधिकार है। और इंडिया वॉइस पर वोटिंग से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए। नमस्ते।